हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चैप्टर कराया था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कि हम कंपनी की क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज मैं चैप्टर नंबर 10 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस चैप्टर में से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें से 4 नंबर का एक आता है, 2 नंबर का एक और 1 नंबर का एक आता है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से आप 99% क्या 100% आपने मार्क्स को क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो थोड़ा सा अपन इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में जो चैप्टर कराया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो शेड्यूल 3 के अनुसार बनता है। और शेड्यूल 3 किसको फॉलो करता है, कंपनी एक्ट 2013 को। तो शेड्यूल 3 में 2 पार्ट बताए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमने पढ़ा था बैलेंस शीट और पार्ट 2 में पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्ट ए में जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो हमने बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होती है, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और जब वर्टिकल फॉर्म में होगी तो ऊपर तो आएगी इक्विटी लायबिलिटीज और नीचे क्या आएगी, असेट्स। तो इक्विटी लायबिलिटीज का टोटल एंड असेट्स का टोटल बोथ आर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो हेडिंग और मेन हेडिंग और सब हेडिंग में क्या होती है, डिवाइडेड होती नहीं होती। तो हमने पढ़ा था कि मेन हेडिंग्स में क्या क्या आता है। जैसे हम बात करेंगे इक्विटी लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज साइड में जो मेन हेडिंग्स थी उसको 4 भागों में बांट रहे थे, और जो हमारी असेट साइड थी उसकी जो मेन हेडिंग्स थी उसको 2 भागों में बांट रहे थे। तो इस तरह हम क्या कर रहे थे, हेडिंग्स का डिवाइडेड कर रहे थे। फिर आते रहे थे हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में मैंने आपको बताया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर माइनस, फिर उसमें ऐड क्या कर रहे थे, अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू आ रही थी, फिर हम कुछ एक्सपेंसेस लेस कर रहे थे। बाद में हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था बिफोर टैक्स था, गवर्नमेंट को हम उसमें से टैक्स दे रहे थे। तो जो प्रॉफिट आ रहा था वो आफ्टर टैक्स था। इस तरह हमने बात की थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात की थी। तो आज हम उसी से रिलेटेड लाएंगे चैप्टर, कि चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब, यहां पर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन ऑफ किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो यहां पर हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस। कि एनालिसिस करने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे। कि एनालिसिस का मतलब होता है कि विश्लेषण करना, कि भाई आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। और आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपके जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो यूजर्स होते हैं, उनको प्रॉपर क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एनालिसिस का मतलब, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना हुआ है जो अपने सीखा था चैप्टर नंबर 6 में, इंट्रोडक्शन वाला। ये उसी का क्या करता है, एनालिसिस। मतलब एनालिसिस का मतलब कि आज मान लो इसमें बहुत सारी क्या आएंगी, टेक्निक्स आएंगी। जिसमें से मैंने एक टेक्निक पहले ही बताई थी आपको, अकाउंटिंग रेशोस। मैंने आपको एक चैप्टर कराया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम क्या था, अकाउंटिंग रेशोस। कि अकाउंटिंग रेशोस के बारे में हमने डीपली डिस्कशन किया था। कि अकाउंटिंग रेशोस में क्या देखा था, कि अकाउंटिंग रेशोस में देखा था कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसका कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर और भी टेक्निक्स आएगी जिसका नाम होगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब, जैसे मान लो 2 ईयर दे दी, एक तो 16 की और एक 17 की। तो 16 में कंपनी की जो सेल थी वो 1 लाख, और 17 में कंपनी की सेल कितनी, 1,20,000। तो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 20,000। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये करंट ईयर है, ये कौन सा ईयर मानेंगे, प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर की जो सेल हो रही है वो प्रीवियस ईयर की सेल से कितना प्रतिशत ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, या जो असेट्स है वो बढ़ रही है फिर कम हो रही है। तो उसके हिसाब से हम कंक्लूजन निकालेंगे। इसलिए हम इस चैप्टर को बनाते हैं कि ये चैप्टर क्या करता है, एनालिसिस करता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिससे कि डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और संस्था को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी स्ट्रेंथ का क्या लगा सके, पता लगा सके। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वो क्या है, पहला क्या है, टू नाउ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कि हमें ये चेक करना संस्था की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, कि कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी। आज अपन बैलेंस शीट देखते हैं तो भैया संस्था के पास तो बहुत अच्छी असेट्स है, बहुत अच्छी लायबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर पाते, कंक्लूजन नहीं देख पाते। अब संस्था बहुत अच्छी है फिर भी डूब रही है ना,
कारण क्या हो रहा है कि बिजनेस डूबने का एक ही कारण है कि बिजनेस में दोनों चीजें बराबर तो हो रही है, लायबिलिटीज भी बराबर है और असेट्स भी बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि असेट्स जितनी होगी उतनी लायबिलिटी होगी। कि कई बार क्या होता है, लायबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो असेट्स को कवर तो करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग जो चलता है वो डबल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलती है कि जितनी असेट्स होगी उतनी लायबिलिटी होगी। तो ये क्या करती है, कंक्लूजन निकालती है कि भैया आपके पास जो लायबिलिटी है वो कौन कौन सी लायबिलिटी है, आपका बिजनेस लॉस में तो नहीं चल रहा है। तो ये बहुत सारे कंक्लूजन निकाल कर क्या करती है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताती है। फिर आता है टू नाउ द सॉल्वेंसी, और सॉल्वेंसी का मतलब होता है यहाँ पर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट को चुकाने की कैपेसिटी। तो दो तरह की कैपेसिटी होती है, एक तो होती है लॉन्ग टर्म और एक कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म। तो कैपेसिटी ऑफ पेमेंट की पेमेंट को चुकाने की जो कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब जैसे मान लो हमने उधार में माल खरीदा, तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो नीड करेंगे नहीं करेंगे पैसे की, कि भैया कितने टाइम में चुकाएगा, 2 महीने में, 3 महीने में, वो तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को देखते हैं। लेकिन जब अपन बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपकी क्या देखता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को। तो एनालिसिस क्या करता है, संस्था की सॉल्वेंसी को भी डिसाइड करता है। फिर आता है टू नाउ द कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो होता क्या है कि कंपनीज की जो कैपिटल होती है वो इन किस में होती है, शेयर्स में होती है। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देती है, या फिर कंपनी ने जनता में जो डिवेंचर इशू किए तो कंपनी उस डिवेंचर पे क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। तो ये जो पोजीशन है वो कंपनी की क्या करता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड की पोजीशन को बताता है कि भी कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए या कितना डिविडेंड देना चाहिए। अब टू नाउ द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करता है कि जो संस्था में मैनेजमेंट काम कर रहा है वो प्रॉपर ढंग से करा है नहीं करा, कि मैनेजमेंट जो संस्था में सोर्स है उनका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करा है नहीं करा। कि कई बार क्या होता है कि कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनका संस्था प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाती, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। तो ये उस इफिशियंसी को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, या फिर ये भी लिख सकते हैं टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कि मैनेजमेंट का मतलब कि संस्था में जो मैनेजमेंट होता है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि वो डिसीजन ले सके। आज मान लो अभी तो यहाँ सेल बढ़ रही है, कई बार क्या होता है जैसे एक्सपेंसिव है, इस साल 50,000 क्यों गए और अगले साल कितने हुए थे, करंट ईयर में 80,000, तो 80,000 पिछले साल से ज्यादा हो रहे हैं 30,000। अब इसका रीजन ढूंढेंगे भी ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई संस्था की जो खर्चे हो तो 50,000 के होने चाहिए, लेकिन हो कितने गए 80,000। तो 30,000 रुपए के एक्स्ट्रा खर्चे क्यों हुए, तो इसको जानने के लिए क्या करता है, एनालिसिस रीजन बताएगा कि इस कारण में, तो जिससे कि मैनेजमेंट को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और नेक्स्ट टाइम उस एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सके। तो इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट या पर्पस था। अब मैंने आपको एक मीनिंग्स बताई इसकी, तो यहां हम बात करेंगे मीनिंग्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग्स क्या करिए, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, मतलब ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा है उनको क्लासिफाई करने और इनटू सिंपल ग्रुप, और सिंपल ग्रुप बनाने एंड मेकिंग कंपैरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप, कि छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं और कंपैरिजन कर सकें। जैसे मान लो हमने यहाँ पे सेल का कंपैरिजन किया, एक्सपेंसेस का कंपैरिजन किया, लोन का कंपैरिजन किया, तो सिंपल ग्रुप बनाते हैं और फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं विथ वन अनदर टू पिन पॉइंट। फिर क्या करते हैं कि अनदर से जो कंपैरिजन करते हैं उसकी जो पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट का मतलब होता है कि जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से एंड वीकनेस से। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया जो कि डेटा को क्लासिफाई करता है और सिंपली ग्रुप बनाता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कंपैरिजन करता है और उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से, वीकनेस पॉइंट से, ये सारे एक्सप्लेन करता है बिजनेस के। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। आगे बात समझ में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टूल या टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसी तरह यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, अब उसके टूल या टेक्निक्स की, मतलब वो कौन सी टेक्निक्स होती है, वो कौन से टूल होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, टूल या टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं, जिससे कि डिफरेंट पार्टीज हो गई या जो मैनेजमेंट होती है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके फॉर किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टूल्स या टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो हमने क्या लिखा है, वेरियस टूल्स या डिवाइस एम्प्लॉयड फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। कि बहुत सारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, बहुत सारी क्या होती है, डिवाइसेस होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो कि एनालाइजिंग करती है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर कौन कौन से टूल इंप्लॉयड हो रहे हैं, पहला क्या लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव का मतलब तुलना करना हो गया, कि कंपैरेटिव बताया था मैंने कि यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो आई, हमने बात की थी शेड्यूल 3 की। तो शेड्यूल 3 के अनुसार एक तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट आएगा और एक पार्ट सेकंड आएगा। तो पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट थी और पार्ट सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब पार्ट फर्स्ट क्या कहता है कि जैसे मान लो बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे 2 ईयर की दे दी, एक तो 15 की दे दी और एक 16। तो 15 हमारा प्रीवियस ईयर है और 16 हमारा कौन सा ईयर, करंट ईयर। तो सेल की ओ, यहाँ बात कर रहे थे जैसे फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स में हमारे पास लैंड है, इधर लैंड 50,000 की थी और इधर लैंड कितनी होगी, 80,000 रुपए की। तो उसका मतलब लैंड में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30,000 का। तो उसका मतलब पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो ये कंपेरेटिव करें कि एक ईयर की तुलना किसी करंट ईयर से करें, मतलब एक ईयर की मतलब कि करंट ईयर की तुलना पास्ट ईयर से करें कि हमने करंट ईयर में जो ग्रोथ की तो पास्ट ईयर की तुलना में कितना प्रतिशत ग्रोथ की, या फिर करंट ईयर के पिछले 2-3 सालों से तुलना करें, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, कॉमन साइज का मतलब कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। तो कॉमन साइज के स्टेटमेंट बताता है कि आज मान लो आपके पास ये बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट में हम बात कर रहे थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। अब आपके पास जैसे मान लो शेयर कैपिटल ले रखी है 1 लाख रुपए की, अब आपके पास रिजर्व्स दे रखे हैं 50,000 रुपए, फिर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है जैसे मान लो 2 लाख रुपए की, फिर आपके पास जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी की, 50,000 की। तो टोटल कितना हो गया, 2, 3 और 1, 4, 1.5 लाख मान लीजिए, कितना हो गया, 5 लाख। तो उसका मतलब टोटल जो लायबिलिटी वो कितनी बनी, 5 लाख रुपए। तो इस 5 लाख में से हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका शेयर कैपिटल है वो कितना परसेंट है। मतलब मेन चीज क्या होती है कि कॉमन साइज जो बैलेंस शीट होती है, कि कॉमन साइज जो स्टेटमेंट की बात होगी, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम जो बैलेंस शीट की बात करें तो हम बात करें इक्विटी लायबिलिटी। तो इक्विटी लायबिलिटी का जो टोटल है वो कितना लाख है, 5 लाख। इसमें से शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितना है, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी और करंट लायबिलिटीज कितनी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कितने की, 5 लाख की। तो हम बात कर रहे थे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी जो 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है उसमें से शेयर कैपिटल कितने हैं, 1 लाख। तो उसका मतलब टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100। तो उसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 20%। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब इस संस्था की जो शेयर कैपिटल है वो टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है, 20% है। तो मेन चीज क्या आती है, कॉमन साइज क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह आज मान लो ये बैलेंस शीट थी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमको पता चल गया कि टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल का रोल कितना है। तो ये भी एक तरीके से एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज मान लो कि अब हमको पता चल गया कि जो हमारी करंट लायबिलिटीज है वो कितने लाख की, 1.5 लाख की। तो उसका मतलब टोटल इक्विटी लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज का जो रोल है वो कितना परसेंट है, 30% है। कॉमन साइज स्टेटमेंट की, कॉमन साइज स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इक्विटी लायबिलिटीज है, तो हमारी जो टोटल लायबिलिटीज है 5 लाख रुपए थी और जो शेयर कैपिटल है कितने, 1 लाख। तो टोटल लायबिलिटीज क्या बता रही है कि जो आपकी शेयर कैपिटल है वो 5 लाख का कितना परसेंट है, 20% है। या फिर जो रिजर्व है वो टोटल लायबिलिटीज का कितना परसेंट है, 10% है। तो ये इस तरह के और रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं कि जैसे अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L जो बना रहे हैं, तो आज किसी भी व्यक्ति का बिजनेस जो डिपेंड होता है उसके सेल पे होता है, नहीं होता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो मतलब जो बिजनेस है वो डिपेंड ऑन किस पे होता है, सेल्स के ऊपर। कि अगर मान लो हम 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं तो उसके अनुसार ही तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे। तो हम क्या करते हैं कि सेल को बेस मान कर जितने भी आइटम्स है उनका क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि भी कितना कितना परसेंट सेल हो रही है। तो ये बात हो रही थी किसकी, कॉमन साइज की, कि कितना परसेंट का एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जैसे मान लो
कि हम बात करें कॉमन साइज की, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट कि आज जैसे मान लो हम बात कर रहे थे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारी क्या कहलाती है, सेल। हमारी सेल 1,00,000 रुपए की थी। अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसके अनुसार होंगे, अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसके अनुसार होंगे, अकॉर्डिंग टू सेल होंगी, नहीं होंगी। कि आज हम बात कर रहे थे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अभी जो हमारी 1,00,000 रुपए की सेल है, फिर हम बात किसी कर रहे थे एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस किसके अनुसार होंगे, अकॉर्डिंग टू सेल होंगे। तो यहाँ जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेंसेस किया, जैसे मान लो स्टॉक इन ट्रेड कर दिया, परचेज ऑफ, यहाँ बात करें किसकी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो एक्सपेंसेस था 40,000। अब ये जो एक्सपेंसेस हुआ 1,00,000 रुपए की जो सेल थी उसके अनुसार ही तो है, तो 40,000 बटे 1,00,000 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 रुपए, तो कितना हो गया, 40%। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सेल का कितना परसेंट है, 40% है। तो इस तरह हम बात कर रहे थे कॉमन साइज की, तो कॉमन साइज यही बता रहा है। फिर आता है ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस का मतलब कि इसमें हम पर्टिकुलर एक ईयर को बेस नहीं मानते, बहुत सारे ईयर होते हैं, उसको बेस मानकर हम एनालिसिस करते हैं। तो वो हमारा कौन सा एनालिसिस कहलाता है, ट्रेड एनालिसिस। इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं। फिर अकाउंटिंग रेशियोज, ये चैप्टर में पूरे डीपली पढ़ा था। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या एनालिसिस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कि जो कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो कैश में होने वाले चेंजेस को बता रहे हैं। फिर फंड फ्लो आता है, फिर ब्रेक इवन, फंड एनालिसिस आता है। तो मेन हमारे जो एग्जाम्स में आएंगे वो 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4। पहला कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन सेंस स्टेटमेंट, तीसरा ट्रेड एनालिसिस और चौथा अकाउंटिंग रेशियोज। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है हमारे सिलेबस में? तो 4 चीजें हो गई, एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट, ट्रेड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। ये 4 है, बाकी के 3 हमारे स्टेट वो सिलेबस में नहीं है। तो मैंने आपको इन चारों का थोड़ा सा ओवरव्यू बताया। तो अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन सेंस स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रेड एनालिसिस क्या होता है और अकाउंटिंग रेशियोज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है और ये हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियोस कराई थी तो कितने मार्क्स का चैप्टर है, 9 मार्क्स का। तो ये कंप्लीटली हम इसकी क्या कर चुके हैं, स्टडी। हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो 2 पार्ट में हो गया ना। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, बैलेंस शीट की। तो जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इसमें जो पहला कॉलम है वो किसका हो गया, पर्टिकुलर्स का हो गया। तो जो पहला कॉलम है वो किसका हो गया, पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम किसका हो गया, नोट नंबर। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये आ गया हमारा कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर की रुपीज आ गई और ये करंट ईयर। तो करंट ईयर का अमाउंट आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एब्सोल्यूट चेंज, जो किसको बताता है, इंक्रीज या डिक्रीज को। तो एब्सोल्युटली चेंज किसको बता रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज को। फिर यहां पर बात किसकी होगी, परसेंटेज ऑफ चेंज। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। जो हमारी परसेंटेज ऑफ चेंज है, मतलब एब्सोल्युटली चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अब देखो यहाँ लाइन खींच रहे, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। क्या हो गया, थर्ड। ये कौन सा हो गया, फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ कॉलम आएगा फोर्थ माइनस किससे आएगा, थर्ड से।
एब्सोल्युटली चेंज का मतलब कि यहाँ पर हम करंट ईयर की तुलना तो प्रीवियस ईयर से करेंगे। भाई कोई भी संस्था ये तो चाहती नहीं कि पिछले साल की तुलना आने वाली ईयर से करें। आने वाली ईयर का मतलब कि करंट ईयर की तुलना पिछले साल से करेंगे, तभी तो हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हमने प्रॉफिट कमाया फिर लॉस कमाया। तो इसका मतलब ये जो हमारा करंट ईयर है तो इसकी तुलना हम किससे करें? प्रीवियस ईयर से। तो करंट ईयर 4 था और प्रीवियस ईयर कितना है? 3। तो जैसे ही 5 निकाले तो 4 - 3 आएगा, नहीं आएगा? परसेंटेज ऑफ चेंज इंक्रीज या डिक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ चेंज का मतलब कि जो ये 5 आया था ये बेस किसको मानेंगे? प्रीवियस ईयर को। कि हम क्या देखेंगे कि भैया इस जो ये चेंजेस आया है तो प्रीवियस ईयर की तुलना में कितना परसेंट आया। तो यहाँ पर 5 बटे कितना करेंगे? 3 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 3 5 हो जाएगा 6। तो इस तरह हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वर्टिकल फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट किसकी बात करेंगे हम? शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स की बात करेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स में एक की बात करें यहाँ पे शेयर कैपिटल, फिर बी की बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जैसे मान लो हमारे पास शेयर कैपिटल थी, इधर 2 लाख थी, इधर कितनी? 3 लाख। तो आज हम इसमें कंपेयर करें कि भाई करंट ईयर में जो शेयर कैपिटल है वो 3 लाख है और जबकि प्रीवियस ईयर में कितनी थी? 2 लाख थी। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्युटली चेंज कितने लाख का आएगा? 1 लाख का आएगा। क्योंकि हम करंट ईयर की जब प्रीवियस ईयर से तुलना करें तो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट ईयर में 3 लाख था, प्रीवियस ईयर में 2 लाख था। तो 1 लाख किसमें आ रहा है? प्लस में आ रहा है। फिर आ रहा है परसेंटेज ऑफ चेंज कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1 लाख बेसिस माना था हमने प्रीवियस ईयर 2 लाख, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100। तो हम क्या बोलेंगे कि 50% चेंज हो रहा है। तो 50% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 50% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह क्या करते हैं? कंपैरेटिव कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर की तुलना में जो शेयर कैपिटल को कितना परसेंट बढ़ा या फिर कम हुआ। जैसे रिजर्व सरप्लस है कि यहाँ तो था 20,000 का और यहाँ पे कितना रह गया? 15,000 रुपए। तो कितना डिक्रीज हुआ? 5,000। तो जो डिक्रीज होगा उसको किससे बनाएंगे? ब्रैकेट में। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव पोजीशन की करंट ईयर में तो 15,000 हो रहा है और प्रीवियस ईयर में 20,000। तो करंट ईयर में ज्यादा था प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में ज्यादा था किससे? करंट ईयर से। तो कितना नेगेटिव हुआ? 5,000। तो इसका मतलब यहाँ पे 5/20 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100। जैसे 3 की 3 जीरो काटेंगे तो 5 का 12 नहीं तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। तो 25% किसमें आ गया? नेगेटिव में आ गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं? यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तो एक ओवरव्यू है, अपन पूरा सवाल करेंगे इसका और हमें करना क्या है? बस ये तुलना करनी है और कंक्लूजन बताना है कि हमारी जो बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं वो करंट ईयर में कितने बड़े कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं जिसका नाम क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट करनी है हमको। हमने क्या लिखा है? फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31st March 2016 and 17 you are required to prepare एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मतलब हमें क्या करना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। 2 ईयर्स की दे रखी है, 16 दे रखी है और 17 दे रखी है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी तो हमने डायरेक्टली क्या किया? आंसर वाला फॉर्मेट बना दिया। क्योंकि इस सवाल को लिखते उसमें टाइम ज्यादा लगता है, फिर मेरे पास जगह भी कम है, तो हमने डायरेक्टली सवाल का फॉर्मेट बना लिया और उसके साथ ही 2 नंबर ऐड कर दिए। क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि पहला पर्टिकुलर्स आता है, दूसरा नोट नंबर आता है। तो नोट नंबर का मतलब है कि जो डिटेल्स दे रखी है, फिर आता है प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो अभी हमारा प्रीवियस ईयर 2016 और करंट ईयर कितना है? 2017। तो एब्सोल्युटली चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम इस कॉलम की किससे तुलना करेंगे? जो इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज बताएगा। फिर यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज की। परसेंटेज चेंज का मतलब कि कितना परसेंट बढ़ रही है फिर कितना परसेंट कम होगी। तो हम बात कर रहे थे शेयर होल्डर फंड्स की। तो पहला क्या आता है? शेयर कैपिटल। तो हमारे पास ओपनिंग में कितनी है? तो प्रीवियस ईयर में 5 लाख थी और करंट ईयर में कितनी? 10 लाख। तो 5 लाख से इंक्रीज हो रही, अब कितना परसेंट इंक्रीज होगी? तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर को बेस मानेंगे तो पूरा 100% इंक्रीज हो रही है। अब परसेंटेज ऊपर लिखा है इसलिए परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉट डबल जीरो लगा दें। जैसे कई पॉइंटों में आएगा तो दिक्कत नहीं है। रिजल्ट सरप्लस से इधर 3 लाख इधर 2 लाख, तो 1 लाख की क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब 1 लाख की डिक्रीज होगी तो परसेंटेज क्या कहलाएगी? 33.5%। 33.5%। फिर आती है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, ओपनिंग में 2 थी, क्लोजिंग में 4 है। तो 2 लाख बढ़ रही तो कितना परसेंट बढ़ रही?
100%। और यहाँ पर टोटल आ गया, इधर 10 लाख था, इधर 6 लाख। तो चाहो तो आप टोटल का भी कर सकते हो कि 6 लाख बढ़ी टोटल ओवरऑल, तो मतलब कितना परसेंट बढ़ी, 60%। फिर उसी तरह हम असेट साइड की बात करेंगे, तो नॉन करंट असेट्स में जो फिक्स असेट्स उसमें क्या है, टेंजिबल असेट्स 8 लाख में 14 है, तो कितने लाख हो गई, 6 लाख। तो 6 लाख का निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 75%। फिर आती है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इधर 2 इधर है, इधर भी कुछ नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी हो रही है, 6 लाख। तो 6 लाख का कितना परसेंट आ रही है, 60%। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब हमने क्या किया कि हर आइटम की अलग अलग कंपेयर किया कि शेयर कैपिटल की अलग तुलना की, रिजर्व सरप्लस की अलग की, ट्रेड पेबल्स की अलग की, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स की अलग की, और इन्वेंटरीज की अलग की। ओपनिंग में भी इन्वेंटरी 2 लाख की और क्लोजिंग में भी 2 लाख की। ओपनिंग में मतलब कि लास्ट ईयर में भी 2 लाख की और फ्रंट ईयर में भी 2 लाख की। ना तो चेंज हुई, ना तो इंक्रीज हुई, ना ही डिक्रीज हुई, इसलिए इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। तो बहुत ही इजी सवाल है। इस टाइप का जो सवाल है वो एग्जाम में 4 मार्क्स का है। मैं कह रहा हूँ ना, इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो आपके 100% 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। प्लस इसमें से जो 3 नंबर के और क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। थैंक यू।